जी। अब हम अपने कोड की तरफ आ गए हैं, ठीक है। हमारे जो लाना था हमने, वो वो वही बात आपको दिखा देता हूँ मैं। देखें, हमने ये बनाना है 3x³ माइनस 2y² प्लस 6xy, और इसको जो है ना, क्योंकि देखें, क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो पहले राइट हैंड साइड पूरी एवेल्युएट होगी, जो रिजल्ट बन के निकलेगा वो वेरिएबल z में जाएगा। ऐसा ही है, ठीक है जी। अच्छा जी, देखें, ये मैंने सबसे टॉप पे मैंने वो एक्सप्रेशन लिख दिया जो कि हमने लाना था, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज में जो 8088 प्रोसेसर है, आर्किटेक्चर है, उसमें हमने 100 हैग्स, ये ना देखें, ये 0x से मुराद है हेक्साडेसिमल नंबर, कि ये जो हम बात लिख रहे हैं वो हेक्साडेसिमल की है। हमने कहा ओरिजिनेट करो, कोड लिखना शुरू करो 100 हैग्स मेमोरी लोकेशन से। ये जब भी आपको ब्रैकेट्स नज़र आ जाएं तो उसका मतलब ये रैम की बात हो रही है। तो क्या करो, रैम में मेमोरी में जाओ और 100 हैग्स लोकेशन से ये कोड ओरिजिनेट करो, लिखना शुरू करो। फिर मैंने कहा JMP स्टार्ट, ये एक अनकंडीशनल जंप है जो कि हमें स्टार्ट का मतलब यहाँ पे ले आएगी, जो कि हमें यहाँ पे ले आएगी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे मैंने XYZ, मैंने एक XYZ वेरिएबल्स बनाए हैं, और मैंने ये बाइट बाइट बनाए। मैं देखो ना, X और Y, ये मैंने बाइट 1 बाइट वेरिएबल बनाए हैं जिनमें वैल्यू 5 और 4 है। फिर मैंने Z में Z वेरिएबल में मैंने ये मैंने डिफाइन वर्ड किया, मतलब 2 बाइट्स, Z वेरिएबल 2 बाइट्स का है, और इसमें मैंने ज़ीरो डाल दिया। अच्छा, स्टार्ट में स्टार्ट इज़ जस्ट अ लेबल, स्टार्ट इज़ जस्ट अ लेबल, ओके। अच्छा, अब फिर मैंने कहा मूव AL, वेरिएबल X में जो भी कुछ पड़ा है उसे रजिस्टर AL में जाके डाल दो। फिर मैंने कहा मूव CX, वैल्यू 2 को उठाओ और CX रजिस्टर में डाल दो। फिर मैंने एक और लेबल क्रिएट कर लिया जिसका नाम था क्यूब, क्योंकि हम X³ मालूम करना जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कहा मल, अब वही बात जो मैंने आपको बताई थी, मल और मल्टीप्लायर, मल और मल्टीप्लायर। देखो, हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा। तो दरअसल ये मैंने वही किया है। देखें, मल के आगे मैंने मल्टीप्लायर दी है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा AL, मैंने कहा था ना AX रजिस्टर को हम तौर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैंने तौर के इस्तेमाल किए। मैंने AL में क्या पड़ा है, X की वैल्यू मौजूद है, और मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैं X की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब कि X मल्टीप्लाई बाय X हो जाएगा, ठीक है। आगे डेक्रीमेंट CX को 1 से घटा दो, और JNZ जंप इफ द जीरो फ्लैग इज नॉट सेट, जब तक ये नहीं होता तब तक इस लेवल पे जाते रहो, इस क्यूब नामी लेवल पे जाते रहो। अच्छा, जैसे ही जीरो फ्लैग सेट हुआ, जंप लगना बंद हो गई। अब हमने क्या किया, अब हमने 3DL में हमने 3 डाल दिया, और फिर कहा मल DL। अच्छा, ये वाज़ह रहे कि यहाँ तक ये जो है ना, ये स्टेप इस पीस ऑफ कोड के चलने के बाद हमारा X³ कैलकुलेट हो गया था, और वो इसका रिज़ल्ट AX में पड़ा हुआ है। अच्छा, फिर जब हमने कहा जब हमने ये लाइन कहा तो मल DL हमने मल्टीप्लायर दिया, और मल्टीप्लिकेंट हमारा AX में पहले से मौजूद था, AX में पहले से X³ मौजूद है, और हमने फिर कहा मतलब 3, DL में 3 है ना, तो 3 कहा। इसका मतलब ये है कि, अच्छा यार, मैंने आपको एक और रूल बताना भूल ही गया मुकम्मल तौर पे, वो ये था कि जब आपका मल्टीप्लायर 8 बिट का होगा तो जो आपका नहीं नहीं, इसमें वो रूल नहीं है, सॉरी, वो डिवीजन का रूल है। मैं मल्टीप्लाई और डिवीजन को इकट्ठा देख रहा होता हूँ, इस वजह से मतलब कि थोड़ा मिक्स हो जाता है, लेकिन कोई रूल, ठीक है, वो रूल दूसरा है। अच्छा, फिर हमने कहा मल DL, ठीक है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर में इस वक्त
एट दिस स्टेज AX रजिस्टर में एक्स क्यूब कैलकुलेट हो चुका है। मैंने कहा मल DL, तो मतलब 3 को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, नाउ AX रजिस्टर हैज़ द वैल्यू ऑफ 375 डेसिमल और 177 हेक्स, और वी कैन से दैट फर्स्ट टर्म 3x क्यूब सॉल्व्ड। यहाँ तक एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर हमने 3x क्यूब कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। और ये दरअसल उसमें वैल्यू पड़ी हुई है, मतलब कि AX में क्या वैल्यू है वो ये दिखाई दे रही है। इसकी हम बहस हम बाद में करेंगे, अभी आगे चलते हैं, कोड को समझ लेते हैं। फिर हमने कहा अब AX में जो भी कुछ, अब AX में क्या है, इस वक्त AX में 3x क्यूब है, वो 3x क्यूब जो भी कैलकुलेट हुआ है उसे वेरिएबल z में जाके डाल दो, उसे वेरिएबल z में जाके डाल दो। फिर मैंने कहा मूव AL, y। अच्छा आपको ये तो पता है ना कि ये डेस्टिनेशन है, मूव, आपको ये तो पता है ना कि ये निमोनिक है, ये डेस्टिनेशन है, ये सोर्स है, ठीक है। और मतलब कि ये सोर्स 1 है, ये सोर्स 2 भी है और डेस्टिनेशन भी है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा फिर मैंने कहा y की वैल्यू डाल दो AL में, ठीक है। और फिर मैंने कहा y की कीमत डाल दो DL में भी डाल दो, और फिर मैंने कहा मल DL। इसका मतलब ये है कि AL में इम्प्लाइड ऑपरेंड हमारा AL है, ठीक है। तो उसने क्या किया है, y को y से ज़रब दे दी है, y को y से मल्टीप्लाई कर दी है, और जवाब भी AX में मौजूद है, ठीक है। एट दिस स्टेज y स्क्वायर कैलकुलेट हो चुका है जो कि AX में पड़ा हुआ है। फिर हमने कहा मूव BL, 2, और फिर कहा मल BL। इसका मतलब ये है कि हमने मल के आगे मल्टीप्लाई दे दी है, हमने एक ऑपरेंड यहाँ पे दे दी है और दूसरा ऑपरेंड AX में मौजूद है, ठीक है। और AX में इस वक्त y स्क्वायर कैलकुलेट होकर पड़ा हुआ है। हमने कहा कि यार अब इसे 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो अब क्या होगा, 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा और जवाब भी AX में रहेगा, ठीक है। तो अब एट दिस स्टेज, एट दिस पॉइंट, नाउ AX कंटेन्स द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि हमने सेकंड टर्म 2y स्क्वायर भी कैलकुलेट कर ली है। अच्छा ये देखें हमने क्या किया यहाँ, अब यहाँ पे देखें 3x क्यूब कैलकुलेट हो चुकी है, 2y स्क्वायर कैलकुलेट हो चुकी है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, अब वही सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। देखें z में, वेरिएबल z में 3x क्यूब पड़ा हुआ है और AX में इस वक्त 2y स्क्वायर है, ठीक है। तो उसका मतलब है कि इसमें जो वैल्यू पड़ी है वो भी लो, इसमें जो वैल्यू पड़ी है वो भी लो, और जवाब सब्ट्रैक्ट करने के बाद z वेरिएबल में ही लिखो, ठीक है। अच्छा फिर मैंने कहा मूव, अच्छा ये यहाँ तक एट दिस स्टेज हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक टर्म सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। अब हमने 6xy कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया, हमने x की वैल्यू AL में डाल दी, y की वैल्यू BL में डाल दी, और फिर कहा मल BL। इसका मतलब ये है कि BL में इस वक्त क्या है, BL में इस वक्त y की वैल्यू है, और जो इम्प्लाइड ऑपरेंड है AL में इस वक्त x की वैल्यू है। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि y को x से मल्टीप्लाई कर दो और जवाब भी AX में लिखो, ठीक है। तो एक्स वाई कैलकुलेट होके AX में मौजूद है। फिर मैंने कहा मूव DL, 6, और फिर कहा मल DL। देखें मैंने अब जो यहाँ पे ना जब ये पीस ऑफ कोड चला, जब ये पीस ऑफ कोड चला तो इस वक्त AX रजिस्टर में x मल्टीप्लाई बाय y हो चुका है। फिर मैंने कहा जब ये पीस ऑफ कोड चला तो हुआ ये कि मतलब कि इस वक्त AX रजिस्टर के अंदर 6xy कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है। मैंने को मल की इंस्ट्रक्शन तो यही थी ना कि जी मल्टीप्लायर 2 और मल्टीप्लिकेंड AX में पड़ा है, और जब ये आपस में मल्टीप्लिकेंड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो जवाब भी AX में लिखा जाएगा। अच्छा जी, फिर अच्छा
यहाँ पे मैंने लिखा है नाउ AX रजिस्टर हैज़ ए वैल्यू दिस, और हमारी क्या इधर 2y², नहीं, एट दिस स्टेज हमारी 6xy कैलकुलेट हो चुकी है, 6xy, ठीक है, यहाँ पे हमारी 6xy टर्म कैलकुलेट हो चुकी है। फिर मैंने कहा अब देखो AX में इस वक्त क्या पड़ा है, AX में एक्यूमुलेटर रजिस्टर में इस वक्त 6xy पड़ा हुआ है, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय x, 6 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय वाई, वो इस वक्त AX रजिस्टर में पड़ा हुआ है। और Z में इस वक्त क्या पड़ा हुआ है वो भी देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, यहाँ से आपको सही समझ लगेगी। देखें ये सारी टर्म कैलकुलेट हो के Z वेरिएबल में पड़ी हुई है, और ये टर्म इस वक्त AX रजिस्टर में पड़ी हुई है। तो अब हमने सिर्फ इनको सिंपली ऐड करना है, ठीक है, और यही वो ऐड की इंस्ट्रक्शन बता रही है कि उन दो टर्म्स को ऐड करो और जवाब भी वेरिएबल Z में जाके लिखो। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि नाउ वेरिएबल Z हैज़ ए वैल्यू दिस एंड दिस प्रॉब्लम सॉल्व्ड, तमाम एक्सप्रेशन सॉल्व हो चुका है, ठीक है, तमाम उसने ऐड भी किया और वेरिएबल Z में जाके लिख दिया। अच्छा ये जो है ना, ये पीस ऑफ कोड है, ये दरअसल आपको पता ही है कि जब हम असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम एंड करते हैं तो ये टर्मिनेटिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा टू एड्रेस मशीन की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पे मुकम्मल हो जाती हैं, ठीक है। मैं पहले आपको इसको चला के भी दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई शक व शुबा ना रहे। अच्छा जी, ये है, यहाँ पे देखें, मैं कहूँगा नेट वाइड असेंबलर ये असेंबली फाइल लो, मुझे इसकी एक आउटपुट फाइल और एक लिस्टिंग फाइल तैयार करवा दो। जो मैंने प्रोग्राम लिखा है मैं उसको चला के दिखाऊंगा, ताकि आपको ये ना कि यार ये प्रोग्राम चलता भी है कि नहीं, शक व शुबा तो होता ही है ना। ओह सॉरी, मैंने कमांड गलत लिखी है, -LA46.lst। देखें यहाँ पे ये एरर बता रहा है, इसको ज़रा देख लेते हैं क्या एरर क्या है। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे देखें कि वो एरर मैंने दूर कर दी है। अब इस प्रोग्राम को दोबारा देख लें, ठीक है। ये हमने 100x से शुरू किया, ये वेरिएबल्स बनाए, हमने ये कोड लिखना शुरू किया। ये कोड को आप दोबारा एक नज़र दोबारा देख लें, क्योंकि आप देख रहे हैं आपको इनकी कलरिंग, आपको इनकी कलरिंग मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। अच्छा जी, ये कोड को मैं एक्सप्लेन तो कर चुका हूँ, लेकिन आप इसको एक नज़र दोबारा देख लें, ठीक है। ठीक है जी, ये आपने कोड दोबारा देख लिया। वो मैंने दरअसल मसला ये था कि मैंने असेंबली लैंग्वेज में हम सेमीकोलन को कमेंट कहते हैं, मैंने दरअसल ये कमेंट ऐसे हटाया हुआ था, ये कमेंट लगाया तो अब काम चल गया, ठीक है। अच्छा जी, ये प्रोग्राम आपने एक नज़र फिर देख लें, टू एड्रेस मशीन का ये, ठीक है, ये है, ऐसे है और ऐसे है, ठीक है जी। ये हमारा प्रोग्राम है जो कि वो एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर रहा है। अच्छा जी, और आपको पता है कि ये दरअसल ये जेन क्यूब जो है दरअसल एक छोटा सा लूप भी बन रहा है, ठीक है ना, जब एक्स क्यूब कैलकुलेट करते वक्त। अच्छा, अब मैं आपको इसको मैं रन करके दिखाने लगा हूँ, ठीक है। ये मैंने वही कमांड दी कि नेटवर्क असेंबलर साहब ये असेंबली फाइल लो, इसकी एक आउटपुट फाइल और एक लिस्टिंग फाइल तैयार करवा दो। उसने कहा ठीक है, करवा दी। मैंने कहा आओ फिर इसको चला के देखते हैं, A46.com, क्योंकि .com फाइल एग्जीक्यूटेबल है। अच्छा, मेमोरी में जाके मैं 100 हेक्स, अच्छा, इस AFD के अंदर आपको जो चीज़ नज़र आ रही है वो हेक्साडेसिमल में है।
अच्छा 100 हेक्स लोकेशन से हमें कोड दिखाना, हमें दिखाओ कि 100 हेक्स से मेमोरी में दिखाओ, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप देख रहे हैं कि अब आप ये देख रहे हैं कि E90400, E90400 ये हमारी JMP स्टार्ट की निमोनिक्स, ये हमारी JMP स्टार्ट की असेंबली लैंग्वेज है। मतलब क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। ये हमारी क्या है, JMP स्टार्ट की मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इन हेक्स है। ओके। अच्छा, ये मैंने जो वेरिएबल बनाया हुआ था ना, देखो ना 5, ये बाइट 05, ये ज़ीरो जो है ना, ये आप देख रहे हैं कि 05, ये जो दो डिजिट इकट्ठे लिखे हुए हैं, इसका मतलब है एक बाइट। 05 एक बाइट है, 04 एक बाइट है, और 0000 ये हमारी वेरिएबल z की 2 बाइट्स हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इस प्रोग्राम को चला के दिखाने लगा हूँ। ठीक है, देखें जी, मैंने x की वैल्यू AL में डाल ली, ये आपको नज़र आ रही है। फिर मैंने CX में मैंने वैल्यू 2 डाली, ये भी आपको नज़र आ रही है। ठीक है, फिर मैंने कहा आगे मल्टीप्लायर, x को x से ज़रब दो। ठीक है, अब 5 5 दा 25 होता है, तो ये 19 हेक्साडेसिमल में है। जब आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 25 है। फिर मैंने कहा डेक्रीमेंट CX और जंप इफ द जीरो फ्लैग इज नॉट सेट। देखें ये जी फ्लैग, ये जीरो फ्लैग है, ये भी जीरो है। जंप लगाओ जब तक कि जीरो फ्लैग सेट नहीं है। देखो जीरो फ्लैग सेट नहीं है तो जंप लग जाएगी। वो फिर मल्टीप्लाई करेगा। अब ये 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि हमने क्यूब मालूम करना है। अब ये 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 7D को हम 125 कहते हैं। आप अब गूगल क्रोम पे लिखें हेक्स कन्वर्टर, वहाँ से जाके भी आपको कन्फर्मेशन हासिल कर लें, या इसे मैनुअली लिख के सॉल्व कर लें कि 7D हेक्साडेसिमल में, जो कि 7D हेक्साडेसिमल में इसका डेसिमल जो है वो 125 है। अच्छा, फिर मैंने डेक्रीमेंट CX किया और मैंने कहा जंप इफ़ द जीरो फ्लैग इज़ नॉट सेट। देखें अब जीरो फ्लैग सेट हो चुका है, अब जंप नहीं लगेगी। और मैंने जीरो फ्लैग सेट कब होता है, व्हेन लास्ट मैथमेटिकल और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हैज प्रोड्यूस्ड ए जीरो एंड इट्स डेस्टिनेशन। CX में जीरो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, डेस्टिनेशन में जीरो प्रोड्यूस हुआ तो जीरो फ्लैग सेट हो गया, तो अब जंप नहीं लगेगी। मैंने कहा DL में 3 डाल दो, उसने डाल दिया। ये जो माउस के मेरे एरो को देखें, ये ज़हन में रखें, माउस के एरो को भी देखते जाएं। DL में 3 डाल दिया। मैंने कहा मल DL, हाँ देखें 125 था ना, 125 था इस वक्त हमारा। मैंने कहा मल DL। अब मैंने कहा इस 3 को इस 125 से 125 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये हमारा x क्यूब है, और ये 3 को x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो। उसने कहा 177। ये 177 हेक्साडेसिमल में है, जो कि इसकी डेसिमल बनती है 375। ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि 175 हेक्साडेसिमल में है और इसकी डेसिमल 375 है। ठीक है, अच्छा फिर मैं अब ये मतलब कि ये अब हमारे पास AX के अंदर देखो मैंने तो सिर्फ मल DL कहा था, लेकिन AX इसका इम्प्लाइड ऑपरेंड था और जवाब भी उसने AX में लिखा। तो मतलब कि अब हमारे पास 125 जो कि x क्यूब है मल्टीप्लाई बाई 3, तो 125 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 375, और ये हेक्साडेसिमल में आपको बता रहा है 177। फिर मैंने कहा मूव AX कोमा, अच्छा ये 0105 क्या है, ये हमारा z वेरिएबल है। अब आप देख रहे हैं ये नंबर 5 और नंबर 6 ये हमारी z वेरिएबल की 2 बाइट्स हैं। ठीक है, मैंने कहा ऐसे दबाया तो देखें ये 177 उठ के यहाँ पे लिखा गया। देखें लिखा उल्टा गया क्योंकि लिटिल एंडियन नोटेशन है इस वजह से, लेकिन इसको पढ़ना यूँ है 177 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको पढ़ना यूँ है 177। जो हमने 3x क्यूब कैलकुलेट किया था, देखें देखते जाएं, जो हमने 3x क्यूब यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हमने जो 3x क्यूब कैलकुलेट किया था वो इस वक्त z वेरिएबल में जा चुका है। अच्छा अगली इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। हमने कहा y को AL में डाल दो, उसने 04 डाल दिया। अब इसको AH को ने देखें। अच्छा फिर मैंने कहा DL में भी y डाल दो। अब देखो AL में भी 4 है और DL में भी 4 है। ठीक है,
अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ मल डी एल, मतलब कि इस 4 को 4 से ज़रब दो और जवाब भी ए एक्स में लिखो। देखो 4 4 क्या होता है मेरे, ठीक है ना, वाई की कीमत मैंने 4 रखी हुई है, तो 4 4 16 होता है और 16 को हेक्साडेसिमल में 10 कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा बी एल में डॉट डाल दो, उसने बी एल में डॉट डाल दिया। फिर मैंने कहा मल बी एल, मैंने कहा अब इस 2 को 16 से ज़रब दो, ठीक है ना, इस 2 को 16 से ज़रब दो और जवाब इसका ये जो एक्स जो है ना ए एल, ठीक है, ये इसका इम्प्लाइड ऑपरेंड है। तो मैंने कहा 2 को 16 से ज़रब दो और जवाब भी इधर ही लिखो। तो उसने देखो 16 टू द क्या होता है 32, 32 तो डेसिमल है लेकिन इसकी हेक्साडेसिमल 20 है। फिर मैंने कहा सब्ट्रैक्ट, अब इधर 32 पड़ा है, देखें ये 375, देखें ना ये 0105, ये 01, ये 0105, इधर हमारे पास 177 375 पड़ा है, मतलब 177 का मतलब है 375 डेसिमल, तो 375 डेसिमल हमारा यहाँ पड़ा है। फिर मैंने कहा और ए एक्स में हमारा 32 पड़ा है, 20 तो हेक्साडेसिमल है लेकिन 32 इसका डेसिमल है। तो कहने का मतलब ये कि हमने 3x क्यूब हमारा z वेरिएबल में है और ए एक्स में हमारा 2y² है। तो अब क्या करो 3x क्यूब माइनस 2y² को सब्ट्रैक्ट करो और जवाब इस z वेरिएबल में लिखो। अब देखें अब ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, 177 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखें अब 157 रह गया, ठीक है। अब 157 को हम क्या कहते हैं, देखें 157 हेक्स को हम 343 डेसिमल कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब फिर मैंने कहा कि जी आप x की कीमत एल में डालो, देखो जी 5 एल में चली गई। फिर मैंने कहा कि y की कीमत बी एल में डालो, तो y की कीमत बी एल में चली गई। फिर मैंने कहा मल बी एल, मतलब कि मैंने कहा 4 को 5 से ज़रब दो, मैंने कहा था ना ये एल इसका ए एक्स इसका इम्प्लाइड ऑपरेंड है, तो 4 को 5 से ज़रब दो और जवाब भी एक्स में लिखो। तो 4 5 20, 20 को हम हेक्साडेसिमल में 14 कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा डी एल में 6 डाल दो और फिर कहा मल डी एल, मतलब कि अब ये जो 14 है ना, 14 को हम कह सकते हैं कि एक्स वाई है, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई है, ठीक है ना, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई 5 4 20 है। अब 6 है और ये एक्स वाई है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई, तो मतलब कि 20 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है देख लेते हैं, 70, ठीक है, ठीक है जी, नहीं 78 है ये, सॉरी 78 है। तो देखें जब हमने कहा 20 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 120 होता है, तो 120 को मेरे ख्याल में 120 डेसिमल है और 78 इसका हेक्साडेसिमल है। अच्छा, फिर अब मैं कह रहा हूँ कि आप अब देखो इस z वेरिएबल में क्या पड़ा है, इस जो ये 0105, ये 0105 z वेरिएबल है, तो z वेरिएबल में हमारा 3x क्यूब माइनस 2y² कैलकुलेट होकर पड़ा हुआ है और ax में इस वक्त हमारे पास 6xy है, ax में हमारे पास 6xy है। तो इस टर्म को और इस टर्म को ऐड करो और जवाब भी z वेरिएबल में लिखो। अब देखो ये 157 चेंज हो जाएगा, ये 5701 है ना, उसको हम 157 पढ़ते हैं, तो 157 चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 01CF, इसको पढ़ना यूँ है 01CF, और 01CF का मतलब क्या होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें 01CF को हेक्साडेसिमल है और इसकी डेसिमल है 463, ये कैलकुलेट हो चुका है। अच्छा, अब मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अब आप इधर x में 5 डालें, अब आप अपना आम कैलकुलेटर यूज़ करें, इस x में आप डालें 5, ठीक है, और y में डालें आप 4 और इसको सॉल्व करें, तो जवाब वही आएगा जो कि आखिर में लिखा हुआ है 463 डेसिमल, जो को हेक्साडेसिमल में 1CF है, ये 1CF। अच्छा, आखिर में टर्मिनेटिंग इंस्ट्रक्शन है कि AX में 4C100 जो कि हेक्साडेसिमल में डाल दो, उसने डाल दिया और ये हमने इंटरप्ट हेक्स 21 कॉल की और ये प्रोग्राम टर्मिनेटेड। ओके, ये प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हो चुका है और मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर दी है, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये हमारा पहला सॉल्व हो गया। अब ये तो थी हमारी ट्रू एड्रेस मशीन।
अब हम वन एड्रेस मशीन को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, वन एड्रेस मशीन को ना, अब आप ये समझ लें कि ये इसको हम एग्जीक्यूट करके नहीं दिखा सकते क्योंकि मुझे नहीं आता, ठीक है। वन एड्रेस की को हम कहाँ एग्जीक्यूट करें, क्योंकि ये मैंने सीखा नहीं हुआ और ना मुझे आता। लेकिन अगर सीखा नहीं हुआ, लेकिन इसे हम समझते कैसे हैं वो देख लेते हैं, वो ज़रूर देखेंगे। देखें जी, इस वन एड्रेस मशीन में ना हमारे पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर हमारा एम्प्लाइड है, ठीक है ना, इम्प्लाइड है। ये अब देखेंगे कि ये बहुत कॉमन है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो ये जो है ना एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ये हमारा इम्प्लाइड ऑपरेंड होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो एक्स, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये एक्स नज़र आ रहा है, ये आपको 3 नज़र आ रहा है, ये वेरिएबल्स के नाम है। एक्स है, 3 है, मतलब कि मैंने ये ना दरअसल ये मैंने एक निमोनिक इस्तेमाल की है, ठीक है। निमोनिक में जो उसने चलो फुल फॉर्म लिख दी है, शॉर्ट फॉर्म। निमोनिक का मतलब तो होता है शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट वर्ड्स, लेकिन उसने फुल फॉर्म लिख दिया, चलो खैर है। मैंने यहाँ पे निमोनिक इस्तेमाल की है वन एड्रेस मशीन में, और यहाँ पे आगे हमने वेरिएबल का नाम लिखा है, ठीक है। ये मैंने तमाम इंस्ट्रक्शन इसी तरह लिखी हैं, और ये आप देखेंगे इसी तरह ही लिखी जाएंगी। यहाँ पे हम एक अपना निमोनिक लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम अपना एक वेरिएबल का नाम लिखेंगे। अच्छा, ये लोड एक्स कर क्या रहा है? अब इसका मतलब ये है कि लोड एक्स का क्या कार्य है कि एम का मतलब है मेमोरी लोकेशन, और जाहिर सी बात है वेरिएबल्स हमारे मेमोरी में ही बनते हैं। तो क्या कार्य है कि एक्स की वैल्यू को उठाओ और एक्यूमुलेटर रजिस्टर में डाल दो। लोड एक्स का मतलब है कि मैंने कहा था ना, एक्यूमुलेटर हमारा इम्प्लाइड रजिस्टर है। लोड एक्स का मतलब है कि एक्स की वैल्यू उठाओ और एक्यूमुलेटर रजिस्टर में डाल दो। फिर मैंने कहा मल एक्स, हम अपनी यही एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, ये ज़हन में रखें। अब हम एक्स क्यूब कैलकुलेट कर रहे हैं, ये ज़हन में रखें, ठीक है। हमने पहले भी यही किया था। अच्छा, फिर मैंने कहा मल एक्स ए एक्स में इस वक्त एक्यूमुलेटर रजिस्टर में इस वक्त एक्स की वैल्यू मौजूद है, और मैं कह रहा हूँ इसे फिर एक्स से मल्टीप्लाई करो और जवाब भी एक्यूमुलेटर रजिस्टर में लिखो, ठीक है। तो मतलब कि ये इस तरह करने से हमारा एक्स स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा। फिर मैंने कहा मल एक्स। अब देखें, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में पिछली इंस्ट्रक्शन में हमने एक्स स्क्वायर मालूम कर लिया था। इस वक्त एक्यूमुलेटर रजिस्टर में एक्स स्क्वायर है, और मैंने कहा फिर मल्टीप्लाई करो इसे एक्स से, तो और जवाब भी किधर लिखो, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। तो क्या हुआ, इस तरह करने से एक्यूमुलेटर रजिस्टर में एक्स क्यूब कैलकुलेट हो गया। मैंने लिखा हुआ एक्स क्यूब डन। फिर मैंने कहा मल 3, ठीक है, और 3 भी एक वेरिएबल का नाम है, ठीक है। इस वक्त एक्यूमुलेटर रजिस्टर में एक्स क्यूब पड़ा हुआ है, ठीक है, और मैंने कहा मल्टीप्लाई बाय 3, तो मतलब कि और जवाब भी किधर लिखो, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में लिखो। तो मतलब कि 3x क्यूब कैलकुलेट होके एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है 3x क्यूब डन। फिर मैंने ये कहा है कि स्टोर z, कि अब इस वक्त एक्यूमुलेटर रजिस्टर में 3x क्यूब कैलकुलेट हो चुका है, इसे z वेरिएबल में जाके स्टोर कर दो, लिख दो। अच्छा, अब यहाँ तक हमारी एक टर्म सॉल्व हो गई। ये जो है ना 3x क्यूब, ये हमारी सॉल्व हो गई। फिर मैंने कहा लोड y की कीमत आप एक्यूमुलेटर रजिस्टर में डाल दो। फिर मैंने कहा मल y। अब एक्यूमुलेटर रजिस्टर में इस वक्त y की वैल्यू है, और मैंने कहा फिर y से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरह y स्क्वायर हमारा कैलकुलेट होके इसी एक्यूमुलेटर रजिस्टर में लिख दिया जाएगा। फिर मैंने कहा मल 2, तो देखें वही बात कि y स्क्वायर हम कैलकुलेट कर चुके, और मल्टीप्लाई बाय 2 करो और जवाब भी एक्यूमुलेटर रजिस्टर में लिखो, ठीक है। तो मतलब इस वक्त हमारा मैंने लिखा हुआ है 2y स्क्वायर डन, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में 2y स्क्वायर कैलकुलेट हो चुका है। फिर मैंने कहा स्टोर टेम्प। स्टोर एक निमोनिक है और टेम्प एक वेरिएबल का नाम है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि इस वक्त एक्यूमुलेटर रजिस्टर में 2y स्क्वायर जो कि कैलकुलेट हुआ है, उसे वेरिएबल टेम्प में डाल दो। अच्छा जी, इस तरह करने से हमारी जो है ना ये 2y स्क्वायर, ये टर्म भी कैलकुलेट हो गई, ठीक है। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। फिर मैंने कहा लोड z के अंदर जो भी कुछ पड़ा है,
जेड के जेड वेरिएबल का जो भी बेटा उसे एक्यूमुलेटर रजिस्टर में डाल दो, और जेड के अंदर आपको पता है कि 3x³ पड़ा था। फिर मैंने कहा और टेम्प के अंदर हमारा 2y² है। फिर मैंने कहा सब टेम्प। अब हुआ क्या, हुआ ये कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर में इस वक्त 3x³ है और टेम्प में इस वक्त 2y² है। तो 3x³ - 2y² करो और जवाब भी एक्यूमुलेटर रजिस्टर में लिख दो। तो इस तरह करने से हमारा 3x³ - 2y² कैलकुलेट हो चुका। फिर मैंने कहा स्टोर z, और z हमारे वेरिएबल का नाम है। तो अब इसे हम कर क्या रहे हैं कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर में इस वक्त हमारा 3x³ - 2y² जो कि कैलकुलेट हुआ था, इसे वेरिएबल z में जाके लिख दो। अच्छा, ये यहाँ तक इस तरह करने से हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक टर्म सॉल्व हो जाती है। अब रही बात 6xy की और इनको ऐड करने की। अच्छा, फिर मैंने कहा अगली इधर आ जाओ। मैंने कहा लोड x वेरिएबल में जो भी कुछ है उसे एक्यूमुलेटर रजिस्टर में डाल दो। फिर मैंने कहा मल y, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में पिछली इंस्ट्रक्शन में हमारे पास x आ चुका था, अब हम कह रहे हैं मल y। तो मतलब कि x को y से मल्टीप्लाई करो और जवाब भी एक्यूमुलेटर रजिस्टर में लिख दो। फिर मैंने कहा मल 6, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में इस वक्त x मल्टीप्लाई बाय y हो चुका हुआ है। और फिर मैंने कहा 6 एक वेरिएबल का नाम है, ठीक है। ये जेन में रखें, वेरिएबल्स कैन हैव अ शॉर्ट नेम और अ डिस्क्रिप्टिव नेम। ओके, वेरिएबल्स कैन हैव अ शॉर्ट नेम और अ डिस्क्रिप्टिव नेम। शॉर्ट नेम x है वेरिएबल, और 6 एक डिस्क्रिप्टिव नाम है, ये भी वेरिएबल है। अच्छा, फिर मैंने कहा एक्स वाई जो कि एक्यूमुलेटर में मौजूद है, और ये जो है 6, ठीक है, 6xy को मल्टीप्लाई करो और जवाब भी एक्यूमुलेटर रजिस्टर में लिख दो। फिर मैंने कहा कि ऐड z, ठीक है। क्या करो, तुम करो ये कि हाँ, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में इस वक्त 6xy पड़ा मौजूद है और z में इस वक्त 3x³ - 2y² मौजूद है। इन दोनों टर्म्स को जमा करो और जवाब भी एक्यूमुलेटर रजिस्टर में लिखो। तो इस तरह करने से हमारी ऑल एक्सप्रेशन सॉल्व्ड, इस तरह करने से हमारी तमाम एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाती है। अब आखिरी स्टेप रह गया। आखिरी स्टेप क्या था, आइए देखते हैं। आखिरी स्टेप ये था कि जब तुम इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर चुको तो जवाब तुम z वेरिएबल में डालो, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है राइट टू लेफ्ट असाइन। तो पहले राइट हैंड साइड को एवेल्यूएट करो और जो जवाब आए उसे z वेरिएबल में डालो। अभी हमने ये चीज़ तो कैलकुलेट कर ली, लेकिन इसे z वेरिएबल में नहीं डाला। चलो आओ डालते हैं। आखिरी इंस्ट्रक्शन यही लिखी हुई है, स्टोर z। एक्यूमुलेटर रजिस्टर में इस वक्त 3x³ - 2y² + 6xy कैलकुलेट हो चुका है। अब हमने इसे सिंपली वेरिएबल z में जाके लिख दिया, और इस तरह करने से हमारी जो हम जो करना चाह रहे थे वो मुकम्मल हो जाता है। अच्छा जी, ये तो था हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, आप देख रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ से जी देखिए, ये क्वेश्चन 2 पार्ट ए था। अब इसको देख लेते हैं। पहले बात मैं आपको ये बता दूं कि जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट ए है ना, वो ये बताया गया कि SRC की जो मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इन हेक्स है ना, वो हमें दी गई है। ये जो है ना, ये E8C 86000, ये SRC की मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इन हेक्स है। तो आपको हेक्साडेसिमल नंबर मैंने आपको ये ऊपर बता दिए कि ये होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने करना ये है कि देखें, ईच हेक्स डिजिट कंसिस्ट ऑफ अ निबल 4 बिट्स। मतलब कि ये जो ई है ना, ये एक हेक्साडेसिमल डिजिट है। तो इसको आपने जब बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपने इसे 4 बिट्स पूरी करनी है। मतलब ई के लिए आपने 4 बिट्स पूरी करनी है, 8 के लिए आपने 4 बिट्स पूरी करनी है, इसी तरह बाकी भी, ठीक है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि देखें, मैंने कहा ईच हेक्स डिजिट इज कंसिस्ट ऑफ अ निबल 4 बिट्स। ये भी 4 बिट का है, ये भी 4 बिट का है, देखें ना, ये भी 4 बिट का है, ये भी 4 बिट का है।
तो ये 4 और 4 मिलके 8 बिट बन गए, और 8 बिट को हम 1 बाइट कहते हैं। इसी तरह ये भी एक बाइट है, एक बाइट है, ये भी दूसरी बाइट है, ये तीसरी बाइट है, ये चौथी बाइट है। ठीक है, फिर देख लें, सी भी 4 बिट का है, 8 भी 4 बिट का है। ठीक है, और 4 और 4 8 होता है, और 8 बिट को हम 1 बाइट कहते हैं। तो ये देखें मैंने डैश भी लगाई हुई हैं, ये 4 बाइट्स हैं, ये 4 बाइट्स की इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया, इसे हर हेक्साडेसिमल के डिजिट को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया 4 बिट में, तो ये उसका जवाब आता है। ठीक है, ई को हमने 1110 का, 8 को 1000, सी को जो कि 12 है 1100, 8 को 1000, 6 को 100 नहीं 110 और बाकी सारे 0। ठीक है, अच्छा अब हमने जब इसे सॉल्व करना है ना, जब हमने इसे सॉल्व करने लगना है, तो आपने करना ये है कि ये सारी जो बाइनरी आपने कैलकुलेट की है, इसे दोबारा लिखो, और अब आपने करना ये है कि 5 बिट्स, ये जो ना मैंने डैशेस लगाई हुई हैं, ये आपने पहली 5 बिट्स उठा लेनी है, और आपने इन पहली 5 बिट्स को उठा लेना है, जो कि इसको देखना है कि इसका नंबर डेसिमल में क्या बनता है। देखें, इस जो नंबर है ना, ये जो है, ये जो 11101, ये दरअसल बाइनरी का है, और इसे जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये डेसिमल में 29 होता है, डेसिमल में 29 होता है। तो देखें हमारी ये जो पहली 5 बिट्स हैं, ठीक है, और ये जो पहली 5 बिट्स हैं, ये ऑप कोड की फील्ड है। ठीक है, और ये आपके हैंडआउट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, आप अपने हैंडआउट्स में लिखें, सर्च करें शिफ्ट लेफ्ट, ये सर्च करें। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि देखें SHC ये वो निमोनिक है जिसका ऑप कोड 29 है। ये मैंने अब जितने भी ऑप कोड, जितनी भी बातें उठाई हैं आपके हैंडआउट्स में लिखी हुई हैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो पहली 5 बिट्स पहली 5 बिट्स को उठानी है आपने, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और देखना ये है कि ये जो ऑप कोड, ये जो है ना 29, ये एक ऑप कोड है, ये आपको ऑप कोड निकलेगा। आपने देखना है कि ये जो ऑप कोड है किस निमोनिक को ये बिलोंग करता है। ये आपके हैंडआउट्स में लिखा हुआ है सब कुछ। SHC का जो ऑप कोड है वो 29 है, तो हमें पता लग गया कि ये टाइप सी की इंस्ट्रक्शन है। ये आपके हैंडआउट्स में लिखी हुई है, आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपने करना है आपने जो है अगली 5 बिट्स उठानी है। ये जो मैंने डैश लगाई हुई हैं, आपने अगली 5 बिट उठानी है, और जो कि डेसिमल 3 बनती है, ये भी 5 बिट्स हैं, और ये RA की फील्ड है। ठीक है, RA इज जस्ट अ प्लेस होल्डर, और ये जो है ना 3, ये 3 दरअसल रजिस्टर का कोड है। ये RA का मतलब यहाँ पे कोई रजिस्टर आना चाहिए, तो ये जो 3 है ना, ये दरअसल R3 को रिप्लेस करेगा। ठीक है, ये आपके रजिस्टर में, ये एनकोडिंग ऑफ रजिस्टर्स, ये आप वहाँ पे आपके हैंडआउट्स में लिखा हुआ है, बकायदा टेबल बना हुआ है। फिर मैंने कहा 4, फिर अगली 5 बिट्स उठाई और उसको 4 देखा, डेसिमल में 4 बनता है, और ये भी 5 बिट्स हैं, और ये RB की फील्ड है, तो ये R4 है, मतलब R4। फिर हमने कहा ये जो है ना अगली 17 बिटें जो कि बाइनरी में है, इसकी जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनता है 24576। दिखने में तो ये नंबर बहुत अजीब है, लेकिन अब क्योंकि ये असाइनमेंट का हिस्सा है तो अब क्या करें। अच्छा, ये जो है ना, ये 17 बिट का कॉन्सेंट है। ठीक है ना, ये आप गिन सकते हैं 1 2 3 4, ये 17 बिट हैं। ठीक है, मैंने लिखना भूल गया कि ये 17 बिट का कॉन्स्टेंट है। ठीक है, और ये हमें मालूम हो गया। तो इंस्ट्रक्शन क्या बनी, इसकी जगह पे हम SHC लिख सकते हैं। ये आपके हैंडआउट्स में लिखा हुआ है कि 29 ऑप कोड किसका है, SHC शिफ्ट सर्कुलर, इसका ऑप कोड जो है वो 29 है। ये है आपके हैंडआउट्स में है। तो फिर मैंने कहा कि यहाँ पे SHC लिख दो। अगली जो 5 बिट्स हैं वो RA की फील्ड है, और हमने R3 लिख दिया। अगली जो 5 बिट्स हैं वो RB की फील्ड है, हमने R4 लिख दिया। और ये जो है, ये 17 बिट का कांस्टेंट है, ये भी मैंने लिख दिया। अब इस लाइन का ये जो हमने हमने रिवर्स असेंबली की है, असेंबली लैंग्वेज मतलब कि आपको मशीन इंस्ट्रक्शन इन हेक्स दी हुई है, उससे आपने असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन बनानी है।
ठीक है, वो हमने बना दी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपने शिफ्ट R4 सर्कुलर 2 4 5 7 6 टाइम्स R4 के कंटेंट्स, R4 में जो भी कंटेंट्स पड़े हुए हैं उसको इतनी मर्तबा शिफ्ट सर्कुलर करो और जवाब R3 में लिखो और जवाब R3 में लिखो। ठीक है, ये आपकी पहली असाइनमेंट, ये क्वेश्चन 2 पार्ट ए हो गया। अब क्वेश्चन 2 पार्ट बी को देख लेते हैं। ये भी वही है, बिल्कुल वही प्रोसीजर है कि आपने देखें ये 4 बाइट्स की इंस्ट्रक्शन है, इसको बारी बारी आपने हेक्साडेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट किया और फिर इसी तरह पहली 5 बिट्स उठाई और चेक किया कि ये ऑप कोड किस चीज़ का है। ये दरअसल 5 बिट का ऑप कोड जो है वो ST का है, पहली 5 बिट ऑप कोड ही होती हैं। तो आपने देखना है कि ये जो ऑप कोड किस इंस्ट्रक्शन से ताल्लुक़ रखता है। तो देखें ST निमोनिक है जिसका ऑप कोड 3 है, ST एक निमोनिक है जिसका ऑप कोड 3 है और वो टाइप C और वो SRC की टाइप C फॉर्मेट में बिलोंग करता है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अगली 5 बिट्स उठानी है और वो RA की फील्ड है, R8 निकल आएगा। फिर आपने अगली 5 बिट्स उठानी है, उसकी डेसिमल 6 है तो RB की फील्ड है और R6 निकल आएगा। और ये 17 बिट की फील्ड है और ये 18 डेसिमल है, ठीक है, कांस्टेंट है। तो इंस्ट्रक्शन क्या बनी, ST R8, R6 और पैरेंथेसिस में 18। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने रिवर्स असेंबली तो कर ली कि हमने ये मशीन इंस्ट्रक्शंस इन हेक्स दी हुई थी, हमने इनसे असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन जनरेट कर ली। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि R8 के कंटेंट जो भी कुछ हैं वो इधर डाल दो। क्या मतलब, आप R6 और R6 के कंटेंट को जमा करो 18 में, मतलब कि R6 के कंटेंट में 18 जमा करो और वो एक मेमोरी लोकेशन निकलेगी। ठीक है, और उस मेमोरी लोकेशन में आप R8 के कंटेंट्स लिख दो। ठीक है, R8 के कंटेंट्स इस मेमोरी लोकेशन में जाके लिख दो, ये हो गया स्टोर। ठीक है, इस तरह ये आपकी असाइनमेंट जो मुकम्मल थी वो मुकम्मल तौर पे सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।